हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो एक बार फिर मैं आपके लिए आपके चैप्टर की शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट समरी लेकर आई हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने चैप्टर को ईजिली समझ सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो जो मेडिवल पीरियड का टाइम था, तकरीबन 17th सेंचुरी का, ये वो टाइम था जब अर्बनाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अर्बनाइजेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाउन बनने लग गए थे, शहर बनने लग गए थे। और जो अरब्स थे, तुर्किश थे, अफ़गान्स थे, इन्होंने सिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा टाउन्स का डेवलपमेंट होने लगा, और भी ज़्यादा टाउन्स बढ़ने लगे, बनने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। सो जो थंजावुर जगह है वो किसकी कैपिटल थी? वो चोलास की कैपिटल थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी किंगडम के इंपॉर्टेंट काम होते थे वो थंजावुर से होते थे, और यहाँ पे कावेरी रिवर भी फ्लो करती थी। राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय किंग राजा राजा बाय चोला आर्किटेक्ट कुजारा मल्लम राजा राजा एंड पेरूमथाचन। सो जो राजा राजेश्वर टेम्पल था वो किस राजा ने बनाया था? किंग राजा राजा ने। और किस टेक्निक से बनाया था उन्होंने? चोला आर्किटेक्ट टेक्निक से बनाया था, जिसका नाम था कुजारा मल्लन राजा राजा पेरूमथाचन। नेक्स्ट है चोला रूलर्स यूज मेटल टू मेक स्टैचूज थ्रू द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो चोला रूलर्स थे वो मेटल यूज़ करते थे स्टैचूज़ बनाने के लिए। कौन सी टेक्निक से? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। और जो इनके पैलेसेस होते थे ना, उसमें मंडपास होते थे, ठीक है, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं पैवेलियंस। सो जो इनके पैलेसेस होते थे उनमें पैवेलियंस होते थे, मंडपास होते थे, जहाँ पर ये मीटिंग वगैरह होल्ड करते थे, या कोई इनको वर्शिप करनी है या कुछ भी इम्पॉर्टेंट जो भी सेरेमनीज़ होती है वो करनी है, उन सब के लिए पैलेसेस में मंडपास हुआ करते थे। टाउन्स हैड मार्केट्स फॉर गुड्स लाइक ज्वेलरी, क्लोथ्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। अब इनके जो टाउन्स थे, यहाँ पे जो मार्केट्स थी, वहाँ पे गुड्स कैसी चीज़ें मिलती थी? ज्वेलरी, क्लोथ्स एंड ग्रेन्स, इस तरह की कंज्यूमर गुड्स मिला करती थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। फर्स्ट टॉप पॉइंट है इसका, द टेम्पल टाउन्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स टाउन थे, इसकी वजह से सिटीज़ भी बनना स्टार्ट हो गई थी, जो इकोनॉमिक वैल्यू थी उन सिटीज़ की वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी, और सोसाइटी में भी काफ़ी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गई थी, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी टेम्पल टाउन्स की वजह से। टेम्पल टाउन्स होते हैं कि टेम्पल के जो इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा टाउन बन जाता है, लोग रहने लग जाते हैं वहाँ पे। स्पेशली वो लोग जो रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करते हैं या टेम्पल्स में काम करते हैं, उन्हीं लोगों टेम्पल के पास वही आसपास रहने लग जाते हैं। सो इनकी वजह से सिटीज़ बन रही थी, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी हो रही थी, इट मीन्स कि ज़्यादा वेल्थ आ रही थी इनके पास, और सोसाइटी में भी काफ़ी सुधार आ रहा था। पिलग्रिम्स यूज टू मेक ह्यूज डोनेशन टू टेम्पल। दिस वेल्थ वॉज यूज बाय टेम्पल अथॉरिटी फॉर ट्रेड एंड बैंकिंग। जो पिलग्रिम्स होते थे, पिलग्रिम्स कौन होते थे? जो रिलीजियस ट्रैवलर होते हैं, मतलब जैसे हम कभी वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, या फिर हम दरगाह वगैरह जाते हैं, तो हम भी एक तरह से पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब हम धर्म की यात्रा के लिए किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं। तो इसी तरह से जो पिलग्रिम्स होते थे उस टाइम पे, वो बहुत बड़ी बड़ी डोनेशन दिया करते थे टेम्पल्स को, और इस डोनेशन से टेम्पल्स को और भी ज़्यादा वेल्थ मिलती थी, पैसा मिलता था, और इसका टेम्पल यूज़ करता था ट्रेडिंग में एंड बैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स वर सोमनाथ, मदुराई, तिरुपति, वृंदावन, अजमेर। अब कुछ ऐसे टेम्पल्स टाउन है जो काफ़ी फेमस रहे थे, काफ़ी वेल्दी थे, जैसे कि सोमनाथ, मदुराई, तिरुपति, वृंदावन, अजमेर। नेक्स्ट टॉपिक है अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। 8th सेंचुरी ऑनवर्ड स्मॉल टाउन्स एमर्ज इन इंडिया फ्रॉम लार्ज विलेजेस। अब 8th सेंचुरी के टाइम पे जो स्मॉल टाउन्स थे वो बनना स्टार्ट हुए थे, किससे? लार्ज विलेजेस से, मतलब जो बड़े बड़े गांव थे अब वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो रहे थे। दीज रीजन्स हैड अ मंडपिका वेयर विलेजर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस। दीज मार्केट हैड स्ट्रीट कॉल्ड हत्ता फुल ऑफ शॉप्स। सो जो ये जो एरियाज़ होते थे, जो ये स्मॉल टाउन के एरियाज़ होते थे, तो यहाँ पर जो विलेजर्स होते थे वो मार्केट प्लेस में अपना सामान बेचते थे। उस मार्केट प्लेस का नाम था मंडपिका, और इस मंडपिका में अलग अलग गलियाँ होती थी, स्ट्रीट्स होती थी, और हर स्ट्रीट को बोलते थे हत्ता। और हर हत्ता में, हर स्ट्रीट में क्या होती थी? दुकानें होती थी, जहाँ पर जो विलेजर्स होते थे अपनी चीज़ें बेचते थे। जैसे कि अगर किसान है तो वो अपना प्रोड्यूस बेचता था, जो भी वो खेती बाड़ी करके उगाता है, या कोई आर्टिसन है तो वो अपने क्राफ्ट्स
से रिलेटेड सामान बेचेगा, या गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ है तो वो अपने कुछ मेटल के टूल्स बेचेंगे, या फिर पॉटर्स है तो वो अपने मिट्टी के बर्तन बेचेंगे। तो इस तरह से लोग अपने सामान को बेचा करते थे। तो यहाँ पर ख़रीदने वाले भी काफ़ी आते थे और बेचने वाले भी काफ़ी आते थे। और क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर बिकती थी यहाँ पे? कैम्फोर, सेफ्रॉन, बीटल नट्स, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड हॉर्स, मतलब कपूर, केसर, सुपारी, मसाले, नमक, इवन हॉर्सेस भी, मतलब घोड़े तक भी यहाँ पे बिका करते थे। समानता, असमानता टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स, आर्टिसन एसेट्रा। सो जो समानताज होते थे, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि समानताज कौन होते थे? जिनको राजा अपॉइंट करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। सो ये जो समानताज होते थे तो ये टैक्स कलेक्ट करते थे किससे? ट्रेडर्स से एंड आर्टिसन से। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ट्रेडर्स यूज टू ट्रैवल इन कैरावान्स थ्रू किंगडम्स टू फॉर्म गाइड एंड प्रोटेक्शन। जो ट्रेडर्स होते थे वो कैरावान्स में ट्रैवल करते थे। कैरावान्स मतलब एक पूरा ग्रुप में ट्रैवल करते थे। क्यों? ताकि उन्हें एक दूसरे की हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके, दूसरा प्रोटेक्शन मिल सके, सुरक्षा मिल सके। क्योंकि देखिए एक ट्रेडर है, अगर वो अकेले ट्रैवल करेगा सामान लेकर, जो कि काफ़ी कीमती सामान होता था, तो कोई भी डकैत, लुटेरा उसे लूट सकता है। लेकिन अगर वो पूरे ग्रुप में ट्रैवल करेगा दूसरे ट्रेडर्स के साथ, तो कम चांसेस है उसके इस तरह की घटना का शिकार होने के। ट्रेड्स गॉट डन रेगुलरली विद इन द पेनिसुला एंड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। जो ट्रेड्स था वो इंडिया से कहाँ पर होता था? साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में। द चेटियार्ड्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल बिकेम द पॉपुलर ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री। जो चेटियार्ड्स थे और जो मारवाड़ीज थे वो पॉपुलर ट्रेडिंग ग्रुप बन गए कंट्री के। इसी के साथ साथ जो गुजराती ट्रेडर्स थे, जैसे कि हिंदू बनियाज हो गए, मुस्लिम बोहराज हो गए, ये भी ट्रेड किया करते थे। किसके साथ? ये किया करते थे रेड सी के पोर्ट्स में जो एरिया है वहाँ पे, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट्स इन टाउन्स। क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर वर फेमस फॉर देयर क्राफ्ट वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, दैट्स कॉल्ड बिदरी। सो जो क्राफ्ट पर्सन थे बीदर एरिया के, वो फेमस थे अपने क्राफ्ट वर्क के लिए, कॉपर और सिल्वर के, जिसको कहते थे बिदरी। द पंचालाज एंड विश्वकर्मा टर्म वर कलेक्टिवली यूज फॉर गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर्स। जो पंचालाज टर्म है या विश्वकर्मा टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी? यूज़ की जाती थी गोल्ड स्मिथ के लिए, जो गोल्ड का काम करते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ के लिए जो ब्रॉन्ज का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ के लिए जो लोहे का काम करते हैं, मैसन्स वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और कारपेंटर जो वुड का काम करते हैं। सम अदर क्राफ्ट्स वर स्पिनिंग, डाइंग एंड कॉटन क्लीनिंग। और कुछ अलग तरह के क्राफ्ट भी होते थे, जैसे कि स्पिनिंग जो धागे वगैरह बनाते हैं, एंड डाइंग कलर करते हैं कपड़ों पे, कॉटन क्लीनिंग। ठीक है। अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो इसमें हम जानेंगे कि हम्पी जो है उसका आर्किटेक्चरल वर्क कैसा था, वो कहाँ लोकेटेड था और किस तरह का वहाँ पे किंगडम हुआ करता था। सो जो हम्पी है वो लोकेटेड था कृष्णा तुंगभद्रा बैसिन के पास। जो कृष्णा तुंगभद्रा का बैसिन है वहाँ पे लोकेटेड है, और ये विजयनगर एम्पायर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर है, बिल्कुल सेंटर में है। और जो विजयनगर एम्पायर एंड जो हम्पी है वो फाउंड हुए थे, वो बनाए गए थे 1336 में। और ये पूरी तरह से फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से पूरा वॉल्ड है, पूरा प्रोटेक्टेड है। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज फेमस फॉर आर्क्स, डोम्स, पिलर्ड हॉल विथ नीशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। अब जो हम्पी का आर्किटेक्चर है वो फेमस किसके लिए? आर्क्स के लिए है, डोम्स के लिए है, पिलर्ड हॉल होते हैं जो खम्बे वाले पूरे हॉल होते हैं, और जो स्कल्पचर्स होते हैं, मतलब अगर आप कभी जाएं विजयनगर एम्पायर की साइट्स पे तो आपको जो बचे कुछ ही साइट्स देखने को मिलेंगी, वहाँ पे आपको काफ़ी आर्किटेक्चरल वर्क मिलेगा, जिसमें स्कल्पचर वाली आर्ट होगी, जिसमें तरह तरह की स्टैचूज़, मूर्तिज़ एंड चीज़ें होंगी, डिज़ाइनिंग उनकी वॉल्स में, उनके हॉल्स में। टेम्पल्स वर कल्चरल सेंटर एंड देवदासी परफॉर्म्ड इन दैम। जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे क्या होता था? कल्चरल सेंटर थे, मतलब कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई फेस्टिवल से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड, वहाँ पे काफ़ी बनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। और जो देवदासी होती थी वो परफॉर्म करती थी। देवदासी कौन होती है? टेम्पल डांसर। ठीक है।
हम्पी वॉज ruined आफ्टर द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565 बाय द दक्कनी सुल्तान। अब जो हम्पी का जो एम्पायर था पूरा का पूरा, वो कब ख़त्म हो गया था, कब बर्बाद हो गया था? जब विजयनगर एम्पायर हार गया था 1565 में। किससे? दक्कनी सुल्तान से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ गेटवे ऑफ द वेस्ट सूरत। अब सूरत के बारे में हम देखेंगे कि सूरत की क्या इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे। सूरत इन गुजरात द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। अब जो गुजरात में है सूरत जगह है जो, वो मुग़ल्स के टाइम पे वेस्टर्न ट्रेड का एक तरह का हब थी। मतलब एक तरह का वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट से जो ट्रेड होता था वो सूरत से ही होता था। In 17th century, the Portuguese, Dutch, English had their factories and warehouses at सूरत। अब 17th century का टाइम आता है जब पोर्टुगीज़ ने, डच ने, इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई सूरत में और अपने वेयर हाउसेज़ भी बनाए। Several retail and wholesale shops selling cotton textile exist here। बहुत सारे होलसेल मार्केट्स थी यहाँ पे, शॉप्स थी यहाँ पे कॉटन की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। The textile of Surat were famous for their gold lace border and had a market in West Asia, Africa and Europe। अब जो सूरत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या फेमस था? गोल्ड लेस, जरी का जो काम होता है ना, जो बॉर्डर लगाते हैं हम साड़ी वगैरह पे, लेस लगाते हैं, जरी लगाते हैं, वो बहुत फेमस था। और कहाँ के मार्केट में ज़्यादा फेमस था? वो वेस्ट एशिया की, अफ्रीका के एंड यूरोप की। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। जो काठियावाड़ सेट्स थे, महाजन्स थे या फिर इनको महाजन्स भी बोलते हैं, सो इनका बहुत ह्यूज बैंकिंग हाउस था कहाँ पे? सूरत में। सूरत डिक्लाइन एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे एंड कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज ऑन पोर्ट। अब जो सूरत था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। मतलब एक तरह से उसका जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था, उसकी पावर ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी एट दी एंड ऑफ 17th सेंचुरी में। और क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं थी, अब ज़्यादा इतनी क्रिएटिविटी नहीं शो कर पा रहे थे वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दूसरा मुग़ल एम्पायर भी ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, जो उनको ज़्यादा स्पॉन्सर करता था, हेल्प करता था। तीसरा था कंपटीशन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा बॉम्बे से, और जो सूरत था वहाँ पे पोर्टुगीज़ का कंट्रोल हो गया था। इस वजह से जो सूरत था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, एक तरह से उसका इन्फ्लुएंस, उसकी पावर ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। Fishing in troubled water, Masulipattnam। The town of Masulipattnam, fishport town, laying on the delta of Krishna river। जो मछलीपट्टनम का टाउन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर मौजूद था? वो कृष्णा रिवर के पास, कृष्णा रिवर के डेल्टा के पास मौजूद था। द फोर्ट एट मछलीपट्टनम बिल्ट बाय डच। और जो मछलीपट्टनम का फोर्ट था वो डच ने बनाया था। द कॉम्पिटिशन ऑफ गोलकुंडा नॉबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमती, चेतीस एंड यूरोपियंस ट्रेडर मेड दिस सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स थे, लाइक गोलकुंडा नॉबल्स थे या पर्शियन मर्चेंट्स थे, तेलुगु, कोमती, चेतीस थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, तो यहाँ इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, कंपटीशन था, जिसकी वजह से जो मछलीपट्टनम का टाउन था वो पॉपुलर भी हुआ और प्रॉस्पर भी हुआ, मतलब वेल्थ भी आई उधर। 1686 से लेके 1687 तक मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे अटैक किया, जिसकी वजह से गोलकुंडा कॉज द एम्परर कंपनी टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। और जो गोलकुंडा के नॉबल्स थे या फिर यूरोपियन कंपनीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे मुगल्स की तरफ से, तो उन्हें लग रहा था कि अब हमें मछलीपट्टनम छोड़ के कहीं और जाना चाहिए ट्रेड करने के लिए या अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसकी वजह से वो मछलीपट्टनम को छोड़ने लग जाते हैं। मछलीपट्टनम लॉस्ट इस प्रॉस्पेरिटी एज कंपनी ट्रेडर मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा एंड मदुराई। अब मछलीपट्टनम था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था, उसकी पावर ख़त्म होने लगी थी, उसकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी ख़त्म होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ट्रेडर्स थे वो कहाँ जा रहे थे? बॉम्बे, कैलकाटा और मदुराई की साइड जा रहे थे, क्योंकि मछलीपट्टनम पे कॉन्स्टेंट अटैक हो रहे थे मुगल्स के। New towns and traders। 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta, Madras, nodal cities today। क्राफ्ट। अब 18th सेंचुरी के टाइम पे जो मद्रास है, बॉम्बे है, कैलकाटा है, ये ऐसी सिटीज़ बन गई थी जहाँ पे क्राफ्ट का ज़्यादा काम होता था। ब्लैक टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। अब इन एरियाज़ में बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में न्यू सिटीज़ बनाई थी यूरोपियंस ने, और इन्होंने इन सिटीज़ में ब्लैक टाउन्स बनाए। ब्लैक टाउन्स इन्होंने बनाए नेटिव लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, और इन्होंने वाइट रेजिडेंसीज़ बनाई खुद के लिए। मतलब एक तरह का ये भेदभाव करते थे
कि जो वाइट रेजिडेंसीज़ होती थी, जहाँ पे वाइट लोग रहते थे, वहाँ पे अलाउ नहीं था कि ब्लैक लोग आए, और इस तरह का भेदभाव उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। और ये ज़्यादातर किस एरियाज़ के पास रहते थे? जो वाइट लोग थे, इनकी रेजिडेंसीज़ थी फोर्ट, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट है मद्रास में, वहाँ पे, और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। सो यहाँ पर इनकी रेजिडेंसीज़ हुआ करती थी, विच इज़ फार फ्रॉम ब्लैक टाउन्स, और ब्लैक लोगों को अलाउ नहीं था कि वो इनकी रेजिडेंसीज़ में बिना परमिशन के आएँ। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।